हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। पिछले 2-3 दिनों में दिल्ली का हाल बिल्कुल ऐसा था जैसे कहीं बहुत बड़ा फसाद हुआ हो या होने वाला हो। कर्फ्यू जैसी हालत में लोग रह रहे थे। 2 दिन के लिए मैं भी दिल्ली से बाहर था और यहाँ से एयरपोर्ट तक के रास्ते में ऐसा लगा कि कई जगह रोक करके देखना चाहते हैं, लेकिन ठीक था। आम लोगों के लिए जिंदगी बहुत सख्त थी। बहुत से मजदूर दिल्ली छोड़ करके चले गए थे, मार्केट बंद थी। इसके नतीजे में क्या कुछ मिला? G20 के नतीजे में भारत को शोहरत मिली या कहीं कोई बदनामी मिली? ये बहुत अहम है समझने की बात। और जब ये अमेरिकी प्रेसिडेंट ने यहां जब उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई तो वो वियतनाम जाकर के कुछ बोले। ये है हमारे G20 की हकीकत, जिसके लिए बहुत ज्यादा ढिंढोरा पीटा गया। बताया गया कि ये बहुत बड़े गर्व की बात है। ठीक है, गर्व की बात तो है, लेकिन क्या मीडिया को आजादी भारत के मीडिया को भी नहीं है? और विदेश से आने वाले वीआईपीज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके यहां पर। ये उनके सामने हमारे यहां प्रेस को कैसे दबा करके रखा जा रहा है, वो बात सामने आई है। इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ खास मेहमान है अविनाश काकड़े जी, जो हर मंडे को हमें समय दे देते हैं। और इसके अलावा जो हम बात करेंगे वो ये कि एक सनातन धर्म वाले इशू पर भी एक बहस चल रही है, बहुत ही दिलचस्प, जिसमें मोहन भागवत जी और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर और उनकी फैमिली के लोग वो कुछ बोल रहे हैं। उनका बेटा खास तौर पर मंत्री है, उदय निधि। उस पर हम बात करेंगे कि क्या कुछ है। और अभी G20 खत्म हुई है, अटकलें ये हैं, बल्कि अब शुरुआत हो गई है। सीबीआई के जो चीफ हैं मिश्रा जी, वो 15 तारीख तक हैं। इस बीच में उन्हें परफॉर्म करना है। अभी ताजा खबर यह है कि चंद्रबाबू नायडू, तमिलनाडु के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और कई और चीफ मिनिस्टर्स भी एक तरह से उनके निशाने पर हैं। ऐसे इंडिकेशन कई तरफ से आ चुके हैं। क्या कुछ होने वाला है? सियासी भौचाल कोई आने वाला है क्या? वो हम समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझेंगे कि जो कुछ G20 के मौके पर प्रधानमंत्री जी ने स्पीच दी या जो जॉइंट डिक्लेरेशन में आया, जाहिर है मेजबान मुल्क की बातें ज्यादा उसमें आती हैं। क्या हमारे देश में जमीनी हकीकत उससे कुछ मैच खाती है या सिर्फ ये दुनिया को दिखाने के लिए बातें की गई थी? अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि क्या कुछ मिला G20 से? क्या मिला, क्या खोया, ये समझना बहुत जरूरी है। इतनी बड़ी रकम, इतना बड़ा पैसा लगा दिया गया और बाहर से अब ये खबरें ये आ रही हैं, खुद जो बाइडन ने कह दिया कि यहां नहीं बोलने दिया, तो वियतनाम में जाकर के बोले वो मीडिया के सामने। क्या कुछ हुआ? आप इसको कैसे देख रहे हैं? मोदी जी जो कुछ बोल रहे थे, क्या वो जमीन पर भी है? जमीनी हकीकत भी वही है जो कुछ वो बोल रहे थे दुनिया के नेताओं के सामने? आप कैसे देख रहे हैं? देखो, एक दो बातें पहले शुरुआत में हम देखना चाहते हैं कि दो गुजराती आए थे गुजरात से। एक गुजराती ने देश में सत्य को स्थापित किया, सत्य को संस्थागत रूप दिया, इंस्टीट्यूशनल रूप दिया। एक गुजराती ये है जो असत्य को इंस्टीट्यूशनल रूप दे रहा है। हाँ। जितनी इंस्टीट्यूट है उसको असत्य बोलने का जो ट्रेनिंग है और उसका इंस्टीट्यूशन के तरीके से, मतलब अब व्यक्ति दोषी नहीं होगा, इंस्टीट्यूशन दोषी होगी और इंस्टीट्यूशन को कोई सजा नहीं हो सकती। CNBC नाम के एक न्यूज के आदमी ने कहा, न्यूज का जो ये था एडिटर था, उसने कहा कि ये मोदी का चुनाव कैंपेन है। 700 करोड़ के इन्होंने होर्डिंग्स लगाए पूरे दिल्ली में। 700 करोड़ रुपए के होल्डिंग लगे हैं। 56 जिलों में इन्होंने ये सब शो ऑर्गेनाइज किया और ये इन्होंने मांग के लिया था शो। मतलब हमारा टर्म 2025 था, 2024 के इलेक्शन के बाद आने वाला था। इन्होंने 2023 को मांग लिया था। ये टर्म अभी नहीं था हमारा, इसके बाद वाला टर्म हमारा था। तो ये उसका उल्लेख उन्होंने किया और उन्होंने ये बोला कि न्यूज अपने सोसाइटी का आईना होती है।
जो जहाँ की जैसी सोसाइटी होती है, जहाँ न्यूज जैसी आती है, वो सोसाइटी का आईना है। और न्यूज सुनने में डर लगे या उत्तेजना से भर जाए तो समझ जाओ कि न्यूज आपके प्रतिकूल नहीं है, आपके लिए न्यूज नहीं दी जा रही है। न्यूज से आपको अगर भय लगे या न्यूज से आप में उत्तेजना आ जाए तो ये न्यूज आपके लिए नहीं है, ये कोई डिस्कोर्स पैदा किया जा रहा है। और जिस देश की न्यूज जितनी आजाद होगी, देश उतना ही आजादी महसूस करेगा। ये हालत है हमारे देश में। जो बाइडेन नाम के एक राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, जो सबसे दुनिया के सशक्त राष्ट्राध्यक्ष है, उनके सारा स्टाफ 6 लेवल पर प्रयास कर रहा था कि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, नहीं तो कम से कम अमेरिकन जो आए हुए हैं प्रेस वाले, उनके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए या मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकूं। तीनों चीजों से उनको मना किया गया है। ये हमारे यहाँ प्रेस की इज्जत। और आपको पता है मोदी जी ने ओपनिंग भाषण में बोल दिया था कि यहाँ जितने प्रेस वाले बैठे हैं वो इस हॉल से बाहर चले जाए, चाहे कितने भी उनकी पद्य पूजा कर ले, मतलब पैर छू ले, कितने भी पैर उनके पढ़ ले, उनकी औकात, प्रेस की औकात, जो यहाँ के जितने वरिष्ठ संपादक खुद को कहते हैं, सारे मीडिया के, गोदी मीडिया के, उनको बाहर कर दिया था मोदी जी ने। क्या G20 का जो इनॉग्रेशन था, तकरीर थी, उससे पहले कह दिया था, उन्हें निकाल दिया था? तकरीर शुरू हुई थी, ओपनिंग हो रहा था और वहां मीडिया निकाल दिया सबके सामने। ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती की बात। इनको शर्म नहीं आई, इनको शर्म नहीं आई। और वियतनाम में जाके उन्होंने कहा, जो बाइडेन जी ने कहा कि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, मैंने मोदी के साथ मानवाधिकारों के सम्मान, मतलब आप बात देख लो, कोई एक देश हमको मानवाधिकार समझा रहा है, एक मजबूत और समृद्ध देश के निर्माण में नागरिक संस्था को, मैंने अभी बताया कि नागरिक संस्था झूठ बोलने के लिए प्रमाणित की जा रही है, और स्वतंत्र प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका को, महत्व को उन्होंने वहां जाके उठाया वियतनाम में। यहाँ ये उनको पता था कि ये बात वही बोलने वाले हैं जो अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको पूछी गई थी। 2 सवाल इन्होंने परमिट किए थे, 2 सवाल जो पूछे थे वही बात उन्होंने वहां जाके बोली। इतना तो हमारा देश प्रेस के लिए आजादी महसूस करता है, और जिस देश की प्रेस गुलाम होगी वो देश की सोसाइटी कैसी होगी, ये वहां के सारे पत्रकार बोल रहे एक स्वर में, एक सुर में। और ये दुर्भाग्य देखिए, ये मोदी जी का दुर्भाग्य है कि मोदी जी जिस गोडसे को, जिस गोलवलकर को, जिस सावरकर को प्रेजेंट करते हैं, उनको मजबूरी में ले जाना पड़ा गांधी घाट। केशव कुंज क्यों नहीं ले गए, इसका जवाब इनके पास में बिल्कुल नहीं होगा। केशव कुंज ये नहीं ले जा सकते। दूसरी बात, मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि हमारा मदर ऑफ डेमोक्रेसी है हमारा देश, मगर मदर ऑफ डेमोक्रेसी में कोई सवाल नहीं पूछ सकता, ये वास्तविकता सामने आई सबके। और वसुधैव कुटुंबकम बोला, मतलब सारी दुनिया हमारा कुटुंब है, कुटुंब कबीला है, परिवार है। मगर हमारे देश में मुस्लिम, दलित, आदिवासी, किसानों को कोई जगह नहीं है। हमारे मराठी में एक कहावत है कि सारा गांव मामाचा, कोणी नहीं कामाचा, मतलब सारा गांव मेरा मामा लोगों का है मगर कोई काम का नहीं है। तो अपने देश नहीं देखना है, अपने देश में सब लोगों को अलग अलग बांटना है और घोषणा करना है, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने का आह्वान कर रहे हैं घोषणा पत्र में। नई दिल्ली का जो घोषणा पत्र, उसमें क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखेंगे और वैश्विक विश्वास की कमी को खत्म करेंगे। भाई यहाँ का गैर विश्वास जो हो गया हमारे लोगों का, किसानों का विश्वास हो गया, मुस्लिमों का हो गया, दलितों का हो गया, आदिवासियों का हो गया, उसका अविश्वास की बात नहीं करोगे, वैश्विक अविश्वास को खत्म करोगे। ये बकवास बातें खाली हम ऐसे आदमी से ही सुन सकते हैं जो आदमी के कोई प्रिंसिपल नहीं है। दूसरी बात उन्होंने उनको बोला, मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी है, विविधताओं का देश है हमारा। बिल्कुल हमारा देश विविधताओं का था, है और रहेगा। ये बीच में कुछ आ जाती है लहरें, उल्टी सीधी लहरें आ जाती है भूकंप होने के बाद, वो ये लहरें हैं, मगर ये संघी सोच के बाहर की जगह है। भारत में अपने दुनिया के लिए अनुभव के दरवाजे खोल रखे। कौन सा अनुभव? नफरत, बुलडोजर, एक उद्योगपति का शासन, प्रश्न मुक्त शासन, व्यक्ति को राष्ट्र घोषित करने वाला शासन, राष्ट्रीय संपत्ति और धन को लूट का शासन,
ये सब पढ़ाने के लिए हम यूनिवर्सिटी खोले थे क्या? कि मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी की यूनिवर्सिटी हमारा देश, क्या पढ़ा रहे थे? बुलडोजर से कैसे कुचले जाते हैं, कैसे घर तोड़े जाते हैं, किस तरीके से हमारे जो अकलियत वाले लोग हैं, हमारे अल्पसंख्यक लोग हैं, उसको कितने तरीके से डराया जाता है, इसकी यूनिवर्सिटी खोले। कौन सी यूनिवर्सिटी खोला है मुझे समझ में नहीं आया। और मोदी जी ने कहा कि नफरत नहीं होनी चाहिए, तो ये दाढ़ी वालों को जबरदस्ती श्री राम कहलवाना, वंदे मातरम कहलवाना, ये कौन नफरत मिटाने वाली बात है? ये कौन सी बात है? और मदर ग्राउंड डेमोक्रेसी में ये क्या हम ये प्रथम लक्षण है कि नफरत फैलाएंगे हम चारों तरफ, जाति विशेष के नाम से, धर्म विशेष के नाम से, पहराव के नाम से, खान पान के नाम से हम नफरत फैलाएंगे? ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी के लक्षण हैं। तो इसको स्पष्ट करना चाहिए। यानी आप ये कह रहे हैं आनंद मंडपम का जो था डेकोरम बनाया था, बड़ी लाइटिंग और ये, उसमें पानी भर गया था पूरा एक बारिश में। हाँ, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ये इसी दौरान हुआ, इसी दौरान ये 2 दिन में जो ये प्रोग्राम हुआ, इसी में बारिश भर गई, पानी भर गया उसके अंदर। पहले दिन प्रोग्राम शुरू हुआ, दूसरे दिन रात भर बारिश आई, उसमें पानी भर गया, 1 घंटा 1.5 घंटा लेट शुरू हुआ कार्यक्रम। लीजिए, अरे साहब कमाल की बात है। इतने बड़े बजट के खर्च के बाद में करप्शन हर लेवल पर हो रहा है। ये बात साबित हो गई कि वो ऐसी बिल्डिंग, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे रहा है मुझे, ये तो मुमकिन है। देखिए भारत मंडपम जो बनाया गया, वो एक तरह से G20 20 मुल्कों, बल्कि उससे और बहुत से मुल्कों के मेहमान और बहुत मुल्कों के आए थे, उनके सामने पूरे देश का एक तरह से सम्मान और तरक्की की पहचान, उस तरह से वो एक आइडियल किस्म का बड़ा कॉन्फ्रेंस वेन्यू बनाया गया, और उसका ये हाल हुआ कि पानी भर गया उसके अंदर। पानी भर गया, ये है, ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा। ये बहुत ही कमाल की बात हो गई। अब तक जो बात आपने कही उसमें 2 बातें अब तक सामने आ गई। एक तो मोदी जी ने मीडिया को बाहर कर दिया तकरीर शुरू करने के टाइम पर, हालांकि स्पीच जो होती है उसे कवर करने के लिए मीडिया के लोग बैठे रहे, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब कोई सवाल करता है उसमें मोदी जी असहज हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं की। लेकिन तकरीर सुनने के लिए भी ना रहे, स्पीच सुनने के लिए भी हॉल में ना रहे मीडिया के लोग, ये बहुत ही खतरनाक और बड़ी अजीब बात है। इससे ज्यादा घटिया हरकत नहीं हो सकती। अच्छा, मैं अब और आगे चलना चाहता हूं कि गांधी समाधि पर जो लेकर के गए, बहुत अच्छी फोटो आई वो, गांधी समाधि पर फूल जिस तरह से फैलाए गए थे और सजाया गया था, और सारे मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पहुंचे थे। ये क्या हुआ? गांधी जी मोदी जी की कमजोरी है, मजबूरी है, बीजेपी आरएसएस के गले से नहीं उतरता, लेकिन फिर भी हाथ जोड़ करके सामने खड़ा होना पड़ता है समाधि के। ये बहुत मुश्किल टाइम नहीं है इन लोगों के लिए, जबकि मोदी जी के कातिल को अपना लीडर मानते हैं। मोदी जी के जिसने हथियार दिया था, ये बाकायदा सबूत के तौर पर हमने एक बार इंटरव्यू किया था गांधी जी के पड़पोते से, तुषार गांधी से। उन्होंने बताया था कि उन्होंने हथियार मुहैया किया और क्या क्या हुआ। एक तरफ तो उसको आइडियल मानते हैं, दूसरी तरफ यहाँ हाथ जोड़ करके खड़ा होना होता है। क्या कुछ है अंदर से, कितने दुखी होंगे ये लोग, जरा इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। देखो, ये दोगले है। कहाँ ले जाएंगे? केशव कुंज ले जाएंगे, गोडसे के पुतले के पास ले जाएंगे, मनु के पुतले के पास ले जाएंगे, या सिंबल दिखाने ले जाएंगे? कहाँ ले जाएंगे? देखिए, लोगों को पता है भारत गांधी और बुद्ध का देश है। लोगों को पता है, जितने राष्ट्राध्यक्ष आए थे उनको सबको पता है गांधी का देश है। तो उन्होंने सबने बोला कि गांधी के समाधि के दर्शन हमको करना है, और वो ऑफिशियल प्रोग्राम करना पड़ा। जी 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 जी। देखिए ये बहुत मुश्किल वक्त है बीजेपी आरएसएस के लिए। एक तरफ तो इलेक्शन सर पे खड़ा हुआ है, हिंदू पोलराइज नहीं, अरे साहब
सुनिए ये सुनिए मुश्किल नहीं सुनिए, है, उनके लिए मुश्किल नहीं है, हमारे लोगों के लिए मुश्किल है। उनको नहीं तो देखिए, दोगलेपन से कभी निजात मिली ही नहीं, वो अरे कभी भी भाई नहीं बोले। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं अब मुझे तो मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप उस तरफ होते और उसको अंदर से महसूस कर पाते, मैं पत्रकार के तौर पर मैं हमेशा ये समझने की कोशिश करता हूं उस जगह बैठ करके कि वहां बैठने वाले आदमी को क्या महसूस हो रहा होगा। एक तरफ तो इलेक्शन लड़ना है, बहुत जल्दी इलेक्शन आ रहे हैं, जिसमें हिंदुओं को पोलराइज करना है, जिसमें गांधी जी की बुराई करनी है, आरएसएस के बेसिक उसूलों में से। एक तरफ यहां ये G20 आ गई, फायदा तो कम और नुकसान ज्यादा, गांधी जी के सामने जाके हाथ भी जोड़ने पड़ रहे हैं। तो ये मुश्किल बात नहीं है कि अभी महीने भर बाद फिर गांधी जी के खिलाफ कुछ आपको बोलेंगे तो। लगता है, आजमी जी आपको लगता है मुश्किल बात है, जिसका जमीर जिंदा है उसको लगेगा ना मुश्किल बात है। जिसका जमीर ही मर गया है, जिसका सारा जमीर सत्ता और संपत्ति हो गया, उसके लिए मुश्किल क्या बात है भाई? उसके लिए कौन सी मुश्किल बात है? ये बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है। आप बताइए कि जिंदगी भर मोहन भागवत जी समझा रहे थे कि सवर्णों को आरक्षण के कारण सवर्णों के बच्चों को नौकरी और शिक्षा नहीं मिल रही, समझा रहे थे कि नहीं? हाँ हाँ मेरिट फर्स्ट समझा रहे थे कि नहीं? अब वो बोल रहे कि जाति आधारित आरक्षण अनंत काल तक कायम रहना चाहिए, मोहन भागवत। अच्छा अच्छा। अब ये दोनों इसमें आप बोल रहे हैं कि उनमें कैसा लगता होगा, क्या लगता है भाई? एक उदय निधि ने एक स्टेटमेंट क्या दे दिया सनातन वाला, तो हिंदू को इकट्ठा करके मुसलमानों के विरोध में लड़ाने की बात छोड़ दीजिए। अब हिंदू हिंदू में विभाजन हो गया, विभाजन हो गया, हिंदू हिंदू आपस में लड़ने की बात हो गई, तो मोहन भागवत को वहां मरहम पट्टी करने के लिए उतारना पड़ा। और अच्छा उसका अच्छा परिणाम ये हुआ, अच्छा अच्छा अच्छा, स्टालिन ने मुझे कहा। मुझे एक बात याद आ रही है। आपने आप हमारे यहाँ इसी चैनल पर कहा था कि मुसलमानों आप खामोश रहो, ये हमारा हिंदू हिंदू के बीच का झगड़ा है। अब तो ये हिंदू हिंदू के बीच का झगड़ा हो रहा है, तो आपको इसमें परेशानी क्या हो रही है? मुझे कोई परेशानी नहीं है, आपने हाँ जमीर की बात की थी अभी, मैंने ये हाँ। बताया जमीर की बात आपने की थी। इनका हम्म जमीर कैसा है देख लो। ये सवर्णों को समझा रहे थे कि आरक्षण के कारण अपने बच्चों का नुकसान हो रहा है, आपके नौकरी और शिक्षा का नुकसान हो रहा है। आपको 95% मार्क मिल जाते हैं और उनको 50% में एडमिशन हो जाता है। हालांकि ये बात झूठी थी मगर समझा रहे थे वो। अब वो कैसे समझाएंगे जब वो बोल रहे हैं मोहन भागवत जी की जाति आधारित आरक्षण अनंत काल तक कायम रहना चाहिए? अब अच्छा, क्या समझाएंगे? अब सुनिए, मुझे एक चीज और याद आ गई। अभी जब कर्नाटक इलेक्शन हुए, उसके बाद आरएसएस के मुखपत्र पंचजन्य ऑर्गेनाइजर ने लिखा कि अब मोदी मैजिक से और हिंदुत्व से इलेक्शन नहीं जीते जा सकते। और कहीं कहीं अंदर अंदर से ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि आरएसएस के लोग ये तय कर चुके हैं और समझ चुके हैं कि अब हमारी सरकार, बीजेपी की सरकार नहीं आने वाली। तो ये सच्चाइयां अगर अंदर से हैं और खुद बाकायदा लिख करके पब्लिक के सामने आरएसएस ने दिया है, तो उसके बाद अब क्या मोहन भागवत जी जो है वो मोदी जी के लिए इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं? क्या हो रहा है ये? आपको एक बात बता देता हूँ, ये नूह के जो दंगे करवाए ना, वो जाके बनियों ने और ब्राह्मणों ने करवाए थे। अब इनको लगा था जाट गुजर उसमें मुसलमानों पे टूट पड़ेंगे, हम्म मगर जाट और गुजरों ने बोल दिया ये हमारे लोग हैं, इनके साथ में हम पंगा नहीं करेंगे, तुमको जो करना है कर दो। और मुसलमानों ने फिर उनको ठिकाने लगा दिया। हम्म। क्योंकि दंगा करने की हिम्मत एक तो मुसलमानों की है या फिर किसान जातियों की है, दूसरे की तो हिम्मत आई नहीं दंगा करने की। किसान जातियों ने हाथ खड़े कर दिए कि ये बहुत बदमाश है, इसने हमको 2022 तक बोला था दाम दुगना कर दूंगा, कुछ नहीं किया। इसने बोला था हमारे किसानों के लिए ये फलाना चीज दे दूंगा, कुछ नहीं दिया। बीमे की बात किया, वो नहीं मिल रहा है। हमको जो बीज चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। खेती के पानी के लिए कुछ प्रबंध नहीं कर रहा है, हमारी फसल को दाम भी नहीं दे रहा है। तो उन्होंने बोल दिया कि ये तुम्हारे धार्मिक झगड़े तुम निपटते बैठो, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है। अब इसमें तुरंत डिवीजन इस तरीके से हो गया कि आप देखिए स्टैलिन सीएम जो है तमिलनाडु के, वो कह रहे हैं कि अब मोहन भागवत से शिक्षा लेनी चाहिए सनातन धर्म की, किसको? मोदी को और भाजपा को। एक हम्म। स्टेटमेंट का क्या महत्व होता है, वो उदयनिधि स्टालिन ने दिया हुआ स्टेटमेंट कहां तक गुजर गया है कि विभाजन दलित और इसमें आ गया। अब ये विभाजन कहां तक आ गया कि हिंदुत्ववादी हिंदू, सनातनी हिंदू और सामान्य हिंदू, अच्छा अच्छा ब्राह्मणवादी हिंदू।
अच्छा, अब इसमें मैं एक चीज और महसूस कर रहा हूं। देखिए, साउथ इंडिया के हिंदू और नॉर्थ की जो, जिसे काऊ बेल्ट, गाय पट्टी या हिंदी बेल्ट कहा जाता है, यहां में और वहां में ये एक बुनियादी फर्क हमेशा अब से पहले रहा है कि यहाँ हिंदू पोलराइज हो जाता है बीजेपी के इशारे पर, मुसलमानों के खिलाफ हो जाता है, और साउथ में वो बात उनकी चल नहीं पाती, जो हमने कर्नाटक में भी देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जय बजरंगबली बोलो और वोटिंग करो, लेकिन उसका बिल्कुल उल्टा असर हुआ। अब क्या आपको लगता है कि नॉर्थ में भी, उत्तर भारत में भी अब हिंदुओं में ही बीजेपी के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत और खुलकर के जुर्रत आ गई है? क्योंकि पिछले दिनों जो एक हिसार में पंचायत हुई है बास गांव में, मैंने उसके कन्वीनर से भी बात की थी, उनका नाम है राकेश कौट। तो उन्होंने बताया था बाकायदा, और उनकी हेडिंग भी लगी थी, ये रहा मुसलमान कोई हाथ लगा के देखो। तो अब ये नॉर्थ में भी बीजेपी का आरएसएस की जमीन पैर के नीचे से खिसक रही है, आपको ऐसा लग रहा है? आप मुझे बताइए, नूह के बाद में जिस तरीके से गुजरों ने और जाटों ने रिएक्ट किया, आप जिस पंचायत की बात कर रहे हैं, उन्होंने बताया हमारा कोई झगड़ा नहीं है मुसलमानों से और ये हमारे लोग हैं। तो आप साउथ इंडिया में अलग हो रहा है और नॉर्थ इंडिया में अलग हो रहा है, ये सोच नहीं सकते। एक सा सोच रहा है अभी देश, और एक सा ये सोच रहा है कि धार्मिक विभाजन है किसी के लिए सही नहीं है। हमको हमारी समस्याओं के प्रति, रोजगार के प्रति, किसानी की फसल के दामों के प्रति, शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति हमको सोचना पड़ेगा। और ये पूरे देश में चल रहा है। पूरे देश का जो किसान है कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी है, इस देश की जो आदिवासी कम्युनिटी है, सोचने लग गई। जब मणिपुर में आदिवासियों की लड़कियों के साथ में जो गलत व्यवहार किया, उसके लिए महाराष्ट्र के भी आदिवासी, कर्नाटक के भी आदिवासी और मध्य प्रदेश के भी आदिवासी आंदोलित हो गए। ये कौन सा सम्मान है? ये कौन सा आदिवासियों का सम्मान है? 4 जगह डांस करवा लेना, उनके जैसे कपड़े पहन लेना मतलब सम्मान नहीं होता है। तो ये सम्मान गलत तरीके से हमको समझाया जा रहा है। और फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, परिवर्तनशीलता ही किसी को सनातन बना सकती है। अब आपको बता देता हूं कि जो रिजिड होते हैं वो सनातनी है। रिजिड, जो कट्टर है वो हिंदू नहीं, और जो हिंदू है वो कट्टर नहीं। जो कट्टर है वो सनातनी है। तो सनातनी में परिवर्तन एक्सेप्ट नहीं करते। सबसे ज्यादा विरोध सती प्रथा का किसने किया? सनातनियों ने। सबसे ज्यादा बाल विवाह का विरोध किसने किया? सनातनियों ने। मतलब बाल विवाह होना चाहिए इसलिए जो प्रयास कर रहे थे, सनातनियों ने किया। विधवा विवाह का विरोध किसने किया? सनातनियों ने किया। जितने सुधार हो रहे थे उसका विरोध सनातनी जब कर रहे थे, तो अब ये क्यों बोल रहे हैं कि परिवर्तनशीलता ही सनातन का नियम है? ये सृष्टि का नियम है, सनातन का नियम नहीं है। और अगर सृष्टि खतरे में आती है तो पूरा ब्रह्मांड खतरे में आता है, पूरी मानव जमात खतरे में आती है। सनातन खतरे में आता है तो कोई खतरे में नहीं आता। ये धर्म नाम की जो चीज है, ये कट्टरता फैलाने के लिए है। हिंदू कभी सनातनी नहीं था, ब्राह्मण सनातनी था और उसने सनातन लाया। अच्छा अच्छा, वक्त हमारे पास कम रह गया है। ये मैं उस पर आना चाहता हूं कि ये G20 तो हो गया, मीडिया के लोगों को बाहर निकाला गया, नहीं, एक और सनातनी उदाहरण देता हूं कि भक्तों के जीजा है ऋषि सुनक। हाँ, बहुत सर पे किया गया, अक्षरधाम जाके गए हो, उन्होंने दर्शन किया, बोला कि मैं हिंदू, सनातनी हिंदू हूं, मगर वो गौमांस खाते हैं। अब इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? सनातनी बताओ। और ये जीजा है भक्तों के। देखिए सनातनी, देखिए पहले तो ऐसे आरएसएस की किताबों में मौजूद है। शमसुल इस्लाम साहब का मैं इंटरव्यू करता हूं अक्सर, और वो आरएसएस के एक तरह से पीएचडी से भी ऊपर की कोई डिग्री होती हो तो उनके पास बहुत कुछ है। उनका कहना यह है कि बाकायदा हिंदू धर्म में गाय को बाकायदा बलि दी जाती थी, कोई बड़ा मेहमान आता था उसकी इज्जत की जाती थी, गाय का गोश्त खाया जाता था, और वो किताबों में बाकायदा आरएसएस के जो फाउंडर्स हैं उनकी किताबों में मौजूद है। तो ये तो इसलिए जैनी और बौद्ध धर्म आया। हाँ, ये जो बलि वेदी पर हमारे जानवर चढ़ाए जाते थे, किसानों के जानवर, किसान व्यतीत हो गया था कि अगर ऐसे जानवर चढ़ते रहे तो किसानी हमारी कर नहीं सकेंगे।
इसीलिए वो अहिंसा के दोनों धर्म उसी एक वक्त पे ही आए 2500 साल पहले। उसका कारण ये था कि हिंसा का अतिरेक हो गया था। ये सनातन के और वैदिक नाम से इन्होंने अतिरेक कर दिया था, उसके विरोध में वो आए थे और फिर वे पूरे भारत में पहुंच गया। जब आदि शंकराचार्य ने हिंसा का विरोध किया, जब फिर से ये ब्राह्मण धर्म धीरे धीरे इन्होंने स्थापित करना शुरू कर दिया। 1921 तक आपको बता देता हूँ, ब्राह्मण हिंदू नहीं थे। उन्होंने अपनी जनगणना में ब्राह्मण लिखवाया था, हिंदू नहीं लिखवाया था। ये हम भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं, और इनके यानी जो भुलावे होते हैं उसमें हम फंस जाते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारा। अविनाश जी हमारे पास वक्त कम रह गया है। मैं आना चाहता हूं सीधा अपोजिशन के लोगों को, अपोजिशन के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयों के इशारे सामने आ रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू को जेल भेज दिया जा चुका है। अब आने वाले इस हफ्ते में जो हफ्ता ऑलरेडी शुरू हो गया, आज हमारी मंडे में बात हो रही है, ये सैटरडे तक जाते आते क्या क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, क्या होने वाला है? देखो, इनके जो सुपरमैन है, उनके संकट मोचक सुपरमैन अमित शाह से भी बड़े व्यक्ति है जो ईडी के डायरेक्टर बने हुए बैठे, जिनकी 15 तक डेट है। वो चाहते कि किशोरी पेडनेकर के माध्यम से उद्धव ठाकरे जी को घेरा जाए। किशोरी पेडनेकर हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर थी। उस वक्त वो जो ये था, क्या बोलते हैं उसको, कूट दिया था गरीबों को, उसमें कुछ घोटाला किया है, ये बता रहे हैं। उसमें किशोरी पेडनेकर के साथ में और भी लोग इन्वॉल्व थे, और फिर वो संजय भी थे, संजय राउत भी थे। मगर उसमें वो भी था ना जिसके नेकेड फोटो सब वायरल हो गए, जिसको अभी 40 लोगों की सुरक्षा दे दी इसमें अमित शाह जी ने, वो भी तो था, दिलीप तोमैया। तो उसकी जांच नहीं होगी, मगर किशोरी पेडनेकर की जांच होगी, क्योंकि इन्होंने घोटाला किया है। मगर आप बताओ कि पीएम फंड की जांच नहीं होगी। जिस पीएम फंड से ऑक्सीजन के यूनिट खरीदे गए उसकी कोई जांच नहीं होगी। जिसको कोई अनुभव नहीं, ऐसे कंपनियों को वो सप्लाई का ठेका दिया गया, उसकी वेंटिलेशन की कोई जांच नहीं होगी। मगर पेडनेकर की जांच जरूर होगी। विनोद वर्मा और उसके परिवार की जांच होगी, क्योंकि भूपेश बघेल से ठेके दिलवाना है। अडानी को ठेके नहीं दे रहे, माइन दे नहीं रहे, तो उसको दिलवाना है। विनोद वर्मा को उन्होंने ट्रैप करना है। नुसरत जहां एमपी और अभिषेक को ममता बनर्जी के लिए फंसाना है। के कविता को चंद्रशेखर राव के लिए फंसाना है। चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास निगम घोटाले में फंसाना है। मगर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कहाँ है, इसका जवाब नहीं देना है। स्मार्ट सिटियां कहाँ गई, जवाब नहीं देना है। स्मार्ट विलेज कहाँ है, जवाब नहीं देना है। नोटबंदी में क्या हुआ था, जवाब नहीं देना है। सुप्रीम कोर्ट में भी उनको उड़ा दिया। अपने फाइनेंस मिनिस्टर को भी विश्वास में नहीं लिया, तो बिना कैबिनेट को विश्वास में लिए, बिना रिजर्व बैंक को विश्वास में लिए, किसी को बिना विश्वास में लिए कैसे कर दिया, इसका अभी कोई जवाब नहीं आएगा, क्योंकि राज भी हमारा और काज भी हमारा शुरू है। राफेल में जो कुछ हुआ उसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। राफेल में हालांकि उन्होंने जो आरोप किया था राहुल गांधी ने, उसको तो छोड़ दिया कि नहीं, ये नहीं, ऐसे आरोप नहीं करना चाहिए, मगर इसमें ये दोषी नहीं है। मगर विरोध के जो है, चंद्रशेखर राव होगा, चंद्रबाबू नायडू होगा, शरद पवार जी होंगे, लालू यादव जी होंगे, तेजस्वी यादव जी होंगे, ये सबको अपराधी करके जेल में डालना है। अब ये इनका गेम ओवर होने जा रहा है। इनका गेम समाप्त होने जा रहा है। इनके अपने लोग मध्य प्रदेश में इनके विरोध में हो गए। हर जोन में इनके लोग अपने विरोध में हो गए। सीएम के विरोध में पूरी बीजेपी खड़ी हो गई है। पुरानी बीजेपी सीएम के विरोध में खड़ी हो गई। राजस्थान में वसुंधरा और उनकी टीम पूरी बीजेपी के विरोध में खड़ी हो गई है। हर जगह जहां जहां इनके इलेक्शन है वहां ये टीमें खड़ी हो रही है, और बीजेपी का अंतर्गत विरोध बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। ये दिखाता है कि अब कुछ आने वाला इलेक्शन 24 जीतने के अवसर नहीं दिखाई दे रहे। चाहे आप G20 कर लो, चाहे आप वर्ल्ड का किसी फोरम को बुला लो, वोट तो यहाँ का आदमी देगा, और वो आदमी समझ रहा है ये शासन हमारा नहीं है। जी, ये बहुत ही अहम है। वक्त की कमी की वजह से बात को हम यही रोक रहे हैं, लेकिन आपने कई चीजें बड़ी अहम बताई। बहुत सी चीजें रह गई जिसकी आप ने तैयारी की थी और जो कुछ आप बात करना चाहते थे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं फिर अगले हफ्ते हम आपसे कुछ और चीजों पर बात करेंगे। खास तौर पर मीडिया की आजादी का
खत्म होना, इंटरनेशनल मीटिंग बुला करके पूरी दुनिया को ये बताना कि हम मीडिया को कोई अहमियत नहीं देते और निकाल देना, ये बहुत शर्म की बात है। वो जो गोदी मीडिया के बड़े तो क्या कहा जाए, क्रिमिनल किस्म के जो एंकर्स हैं, उनको समझना चाहिए कि हमारी इज्जत अब इस हद तक पहुंच चुकी है, बेइज्जती इतनी हो गई है, क्या उससे दिख नहीं सके, कोई दिखा नहीं सका और कोई लिख नहीं सका। ये सोशल मीडिया के माध्यम से आया है, वो क्लिप जो आई है सोशल मीडिया के माध्यम से आई है। ये मीडिया के लोग बाहर निकल गए, ये मोदी जी ने बोला है बैठक में। और कोई मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको आप बोलते हो गोदी मीडिया, वो कोई दिखा नहीं सका। मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ, ये अंकल मिला था एक मुझे, आज मैं घूम रहा था तो एक अंकिल मिले थे, जिनको रवीश कुमार जी अंकिल बोलते हैं, वो मिला था। वो बता रहा था कांग्रेस ने किया क्या, बोले 60 साल में। मैं बोला आप कब रिटायर्ड हुए, तो उन्होंने बताया कि 2013 में रिटायर्ड हुआ। मैं बोला पेंशन मिलता है क्या, तो बोले हाँ। मैं बोला ये कांग्रेस दे रही है तुमको, कांग्रेस ने दी थी और पेंशन भी कांग्रेस में दे रही है। और वो लेके इतने बेईमान हो कि बीजेपी ने सबकी पेंशन समाप्त कर दी, मगर आपकी आंख नहीं खुल रही है। मरोगे तो अपने देश के लिए और अपने जो बच्चे हैं उनके लिए क्या छोड़ के जा रहे हो ये देश, इसके बारे में सोचो। कांग्रेस ने क्या किया नहीं किया उसका तो पनिशमेंट तो कांग्रेस भुगतेगी, मगर आप क्या कर रहे हो ये बताओ। जी, अब तो फौजी जो अपनी जान देने के लिए तैयार होके जाता है, उसकी भी 4 साल की नौकरी है, तो बाकी लोगों का तो क्या हाल होने वाला है। अब तो ऐसा लगता है, मैं आपको बताऊं, तकरीबन ये 15 साल पहले जब ये चीजें शुरू हुई थी कि जो सरकारी नौकर रिटायर होता उसकी जगह कोई भर्ती ना होती, तो मेरे जहन में मैं चलते चलते ऐसे मुझे याद आ गया कि जैसे आमतौर पर पहले हस्बैंड मर जाता है तो वाइफ रह जाती है, फिर वो वाइफ भी कुछ दिन में चली जाती है। तकरीबन इसी तरह से एक टाइम आया कि बहुत से ऑफिसों की हेड लेडीज नजर आने लगी। मैं जब पीआईबी वगैरह जाता था कवर करने के लिए, और उसके बाद में वो भी खत्म होने लगी। तो बिल्कुल इसी तरह से, और सरकारी मिनिस्ट्रियां, उनमें अगर आप देखोगे तो बहुत कम लोग वो रह गए जो परमानेंट नौकरी वाले हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट वाली दुकानें रह गई। देश की ना सिक्योरिटी रही, ना नौकरी रही, ना कोई किसी तरह की। रवीश कुमार का एक इंटरव्यू देखा मैंने, उन्होंने जो नौकरी सीरीज की थी 30 सीरीज, उसके एपिसोड उन्होंने किया था। उसमें जो लोगों को रोते थे उनके पास में आके वो वीडियो इन्होंने दिखाए कि जो लोग रोते थे और बोलते थे कि हमारी मदद करो, वो अब नौकरी पे लग गया और वो गाली दे रहे रवीश कुमार को। तो ये दिमाग खराब करने का, धर्म के नाम के दिमाग करने का कहां तक लेवल पहुंच गया है ये देख लीजिए। और धर्म के नाम पे जो राष्ट्र बनता है वो बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं दे सकता। ये अगर देश को नहीं समझेगा तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। मैं तो अक्सर ये बात कहता हूं कि अगर ब्रेन वॉश के नतीजे में कुछ लोग गोबर खाने के लिए और पेशाब पीने के लिए भी तैयार हो जाएं, इससे घटिया सतह नहीं हो सकती, और वहां तक कुछ लोग पहुंच चुके हैं। ये बहुत ही खतरनाक बात है कि अपनी अकल का इस्तेमाल ना रहे, विज्ञान पीछे रह जाए, और जिस किसी को गोबर खिलाना वो खिलाए और ये खुश रहे गोबर खाने वाला। अगर गांधी के सामने 20 राष्ट्राध्यक्षों को जाना पड़ता है, ये हमारी देश की मौलिकता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। फिर हम आपको अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, और दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि अपने कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।